बच्चों, वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जीव विज्ञान, जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों के लिए, और 2025 का जो जीव विज्ञान का पेपर आने वाला है और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी। ये जो टिप्पणी है वो आपके 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर 2 नंबर में। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो महत्वपूर्ण जो टिप्पणियाँ होती हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अनिषेक फल क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, तो ऐसे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं पहला हेडिंग हमारा क्या है। पहला हेडिंग है अनिषेक फलन क्या होता है। ठीक है, इसे कहते हैं पार्थेनोलॉजी। ठीक है, पार्थेनोलॉजी यानी कि अनिषेक फलन क्या है। इसका डिफिनीशन होगा कि ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है उसे हम अनिषेक फल कहते हैं, तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तो यहाँ पे बात को समझिएगा कि कह रहा है कि ऐसा फल जिसका, यानी कि कोई ऐसा फल है जिसका निर्माण बिना अंडाशय के, यानी कि उसमें अंडाशय नहीं होता, उसे अनिषेक फलन कहते हैं। और यह फल का निर्माण जो करता है बिना अंडाशय की, इसी ही प्रक्रिया, यानी कि इसी प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन कहेंगे। जैसे कि अंगूर, तरबूज, संतरे इत्यादि, ये 3 एग्जाम्पल जो है वो अनिषेक फलन के हैं। बिना अंडाशय के ही ये क्या करते हैं, अपना निर्माण कर लेते हैं। अब देखेंगे हम अपना दूसरा हेडिंग। तो अगला हेडिंग है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, यानी कि पॉलिम्ब्रोनी। तो ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके टिप्पणी पूछे जा चुके हैं। कह रहा है इसमें कि जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं। कोई भी बीजांड है तो उसमें से क्या कह रहा है कि बीज जो है वो एक या एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करे तो इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना अनावृत बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। ये घटना अनावृत पौधों में बहुत कम पाई जाती है। और बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने संतरे से की थी। ठीक है, संतरे में इसकी खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी और इसी प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना तीसरा हेडिंग। तीसरा हेडिंग कह रहा है कि सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या है, इसे क्या कहते हैं, तो ये है कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविता। इसे आप कैसे लिखेंगे, देखिए, जब किसी कारक या जीनों के एलील जोड़े में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर, यानी कि कोई जोड़ा है, एलील का जोड़ा, ठीक है, तो उसमें से कोई पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे जो क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। यानी कि 2 जोड़ों में जो प्रभावी या अप्रभावी से न होकर बल्कि मिश्रित रूप से उसमें अपना प्रभाव डाले, यानी कि सब कुछ मिलके, तो उसे ही हम सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में रुधिर वर्ग में जो होता है प्रभावता का जो कारण है वो मिश्रित है, यानी कि सबसे मिलता जुलता है। तो ये एक हेडिंग हो गया। अगला हेडिंग है हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप। ठीक है, तो ये देखिए, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है। तो देखिए, लिखेंगे कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। ठीक है, यह एक ऐसा तकनीक है, यानी कि टेक्निक है, जिसके द्वारा व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नता को देखते हैं। यानी कि वो व्यक्ति हो या फिर जीवधारी हो, इसमें आनुवंशिकता को हम विभिन्नताओं में, यानी कि कई रूपों में देखते हैं। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इस तकनीक को सबसे पहले क्या किया, एलेक जेफ्रे ने क्या किया, इंग्लैंड में विकसित किया था। इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर्य, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी और बलात्कारी पैतृक संबंध लोगों की पहचान हो सकती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ये मतलब है कि हम उसके खून से, बाल से
उसके लार से या फिर वीर्य या योनि, इन सब द्रवों से हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार से मतलब कि क्या हमें अपराधी को पकड़ना है, वो अगर बलात्कार किए हैं या फिर किसी से संबंध बनाए हैं तो किस चीज़ से पकड़ना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप इस चीज़ को टेक्निकली यूज़ करके बता सकते हैं कि कौन किसके साथ में क्या हुआ है। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए अंगुली छाप। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट हेडिंग ओपीआइड्स। ठीक है, ओपियोड्स इसको कहते हैं। ठीक है, यह क्या है? तो यह एक नशीली दवाओं का समूह है। इसके अंतर्गत हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियाँ शामिल हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो देखते चलिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई नशीली दवा है जिसके समूह हैं और इनके अंतर्गत हमारे हेरोइन, स्मैक और मार्फिन, कोडीन कई नशीली जो पदार्थ हैं उसका इस दर्द के निवारक में उपयोग होता है और यह तंत्रिका तंत्र को तुरंत ही प्रभावित करती है। तो यही है ओपियोड्स का। अगला हेडिंग है हमारा इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जीव विज्ञान में कई बार इसके पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसे देखते हैं। कह रहा है कि यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है। ठीक है, ये एक वायरस से संक्रमित कोशिका है जो कि स्रावित होकर ग्लाइकोप्रोटीन की पदार्थ बनाती है, जो इन कोशिकाओं को वायरस में संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसको क्या करता है? कोशिका जो है ये वायरस से संक्रमित को, अगर वायरस से कोई संक्रमित है तो उस कोशिका को सुरक्षित रखता है। ठीक है, इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है, क्योंकि इसके विषाणु यानी कि विष के गुण को जो क्या है रोकता है इंटरफेरॉन, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। अगला हेडिंग है प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा जो है हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी की कमी होती है तो प्रतिरक्षा का जो कार्य करता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसमें लिखेंगे कि किसी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोगजनक के प्रतिरोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा करते हैं। यहाँ पे आप समझिए बात को। कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति या प्राणी, उसके शरीर में यानी कि हमारी बॉडी में किसी शरीर द्वारा यानी कि किसी दूसरे के संपर्क में आने पर जो रोग से जनक है उनके प्रति जो रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है उसको रोकने की शक्ति को हम प्रतिरक्षा कहते हैं यानी कि इम्यूनिटी। जिस व्यक्ति के शक्ति में यह शक्ति होती है यानी कि जिस व्यक्ति में यह क्षमता पाई जाती है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। अगर हमें हमारे शरीर में हमारे जीवों से लड़ने की यानी कि हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं अगर उसके लड़ने की क्षमता है तो उसी को हम प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिरक्षा। अब हम देखेंगे बीटी कपास कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसे हम समझेंगे। कह रहा है कि कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार कर लिया जाता है। यहाँ पे आप बात को समझिएगा। पहले कह रहा है कि जो कपास है, ठीक है, कपास जो है उसमें बीटी जीवाणु, इस कपास में बीटी जीवाणु के अविश प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को यानी कि जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं उसको करने वाली जीन को ही जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके यानी कि जीनी इंजीनियरिंग जो है उसी के द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, एक नई पीढ़ी को तैयार कर लिया जाता है जिसे बीटी कपास कहते हैं। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। ठीक है, इसके प्रयोग से जो है प्रत्येक वर्ष में करोड़ों रुपए से फसल की कीटों को हम बचा सकते हैं, तो उसी को हम बीटी कपास कहते हैं। अगला हेडिंग है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि यह एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है, यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो डीएनए को काटने का भी काम करता है। इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप लिखेंगे प्रतिबंधन एंजाइम को, क्योंकि ये डीएनए को काटने का क्षमता रखता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज भी कहते हैं। ठीक है, जो डीएनए को काटता है उसे हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज भी कहते हैं। जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज का होता है। तो जो डीएनए खंड को रोकने का एंजाइम है उसे हम लाइगेज भी कहते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला हेडिंग। अगला हेडिंग है कि पीसीआर यानी कि पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर लिखें। पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को प्रवर्धित करके, यानी कि ये जो ऐसी विधि है यानी कि क्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के जो अणु हैं उसके खास भाग यानी कि महत्वपूर्ण भाग को प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जा सकती है। मतलब कि जीन की जो श्रृंखला है उसको ये कॉपी करता है। यह एक सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जाती है। यह एक पूर्ण रूप से सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीन की जो कॉपी है कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार करते हैं। इस तकनीक को कार्ल मूलिस ने 1983 ईस्वी में विकसित किया है। ठीक है, इसको कार्ल मूलिस ने 1983 ईस्वी में ही विकसित कर लिया पीसीआर को। तो ये थी पीसीआर की जानकारी। अगला हेडिंग है पारजीनी जंतु। तो हेडिंग करेंगे आप पारजीनी जंतु। इसमें लिखेंगे कि ऐसी जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसी जंतु जिनके डीएनए में हम एक अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा जीन प्रवेश करा दिए जाते हैं तो उसे हम पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। तो ये जो है वो अपना लक्षण भी उसमें व्यक्त कर देता है और यह एक नई प्रजाति का निर्माण करता है, जैसे डाली भेड़, कागा गाय या फिर मीरा बकरी इत्यादि। ये 3 इसके एग्जाम्पल थे। लास्ट है बायोपायरेसी। लास्ट ये टिप्पणी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बायोपायरेसी क्या है? तो देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति व सहमति के बिना उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। यानी कि जो मल्टीनेशनल यानी कि नेशनल कंपनियों में जो एक दूसरे से संगठन द्वारा किए दूसरे देश की अनुमति की सहमति के बिना, यानी कि एक दूसरे देश की सहमति के जो बिना देश जैविक संसाधन का उपयोग करते हैं, यानी कि जैविक संसाधन का बिना अनुमति लिए जो प्रयोग करेंगे उसे ही हम बायोपायरेसी कहते हैं। बायोपायरेसी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आखिरी टिप्पणी। आई होप आपको सारे टिप्पणियाँ बहुत ही इजीली मैंने लिखा है तो वो समझ में आ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये कई साल के पूछे गए टिप्पणी थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट में दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।